नमस्कार। गांधी जी के आले से भी पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी नींव ही रख दी। चलिए, आज बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। वो पहली चिंगारी जिसने पूरे देश में एक नई आग लगाई। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत है। उस वक्त भारतीय राष्ट्रवादियों के सामने यही सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल था। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ आज़ादी पाने की एक जबरदस्त इच्छा। आखिर रास्ता क्या था? इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हुआ 1905 में बंगाल से। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के एक फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने प्रतिरोध की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। देखिए, ऊपरी तौर पर तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और उसे चलाना मुश्किल हो रहा है। मतलब कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। ये उनकी पुरानी जानी मानी रणनीति थी, बांटो और राज करो। और इस बार निशाना था भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ बंगाल। तो ये बांटो और राज करो की नीति काम कैसे करती? इसका तरीका था धर्म। सीधा सा प्लान था, बंगाल को एक हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल और एक मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल में बांट दो। मकसद दोनों समुदायों की एकता को तोड़ना। लेकिन बंगाल ने इसका जवाब दिया, और क्या जोरदार जवाब दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हजारों लोग जमा हुए और एक आंदोलन का ऐलान हुआ जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। अब ये विरोध सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक दो तरफा रणनीति काम कर रही थी। इस आंदोलन का जो मूल सिद्धांत था उसे द्विआधारी प्रतिरोध कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। इसका मतलब था एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर लड़ना। पहला, अपने देश की बनी चीजों को जोर शोर से बढ़ावा देना, और दूसरा, ब्रिटिश सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना। तो ये रणनीति दो सीधे साधे लेकिन बहुत शक्तिशाली कदमों पर टिकी थी। विदेशी सामान को ना कहो और देशी सामान को हाँ कहो। एकदम सिंपल और असरदार। और ये बहिष्कार सिर्फ कहने की बात नहीं थी, लोग सच में सड़कों पर उतर आए थे। मैनचेस्टर से आए विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, लिवरपूल का नमक नष्ट किया गया और उन दुकानों के सामने धरने दिए गए जो विदेशी सामान बेच रही थीं। माहौल ही कुछ ऐसा था। लेकिन देखिए, सिर्फ विदेशी चीजों को जला देना या तोड़ देना काफी नहीं था। इस आंदोलन का दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी पहलू था एक आत्मनिर्भर भारतीय विकल्प खड़ा करना। स्वदेशी का मतलब था अपना भारत बनाना। जो पारंपरिक कलाएं थीं उन्हें फिर से जिंदा किया गया। भारतीय उद्यमियों ने अपनी कपड़ा मिलें खोलीं, साबुन की फैक्ट्रियां लगाईं, यहां तक के अपने बैंक भी खड़े किए। अंग्रेजी शिक्षा के जवाब में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। और इस पूरे काम के पीछे जो सोच थी, जो फलसफा था, वो था आत्मशक्ति, यानी अपनी ताकत पर, अपने दम पर भरोसा करना। इसका जोर सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार, गांवों के विकास और राष्ट्रीय गौरव को जगाने पर भी था। अब कोई भी बड़ा आंदोलन कुछ बड़े चेहरों के बिना अधूरा होता है ना? स्वदेशी आंदोलन को दिशा और ऊर्जा देने वाले भी कुछ ऐसे ही दूरदर्शी नेता थे। और ये लीडरशिप किसी एक कोने तक सीमित नहीं थी। पंजाब में लाला लाजपत राय जनता को सड़कों पर उतार रहे थे, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक त्योहारों को विरोध का जरिया बना रहे थे। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष अपने जोशीले भाषणों और लेखों से क्रांति की आग जला रहे थे। ये सब कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, जिनकी मांग अब सिर्फ याचिकाओं तक नहीं, बल्कि स्वराज यानी पूर्ण स्वशासन तक पहुंच चुकी थी। और जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ सड़कों और बाजारों में नहीं लड़ी जा रही थी, ये दिलों में भी लड़ी जा रही थी। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला जैसे देशभक्ति गीत लिखे और एकता के प्रतीक के तौर पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया। तो इतना सब कुछ हुआ। इस जबरदस्त आंदोलन का नतीजा क्या निकला? चलिए इसके ठोस परिणामों और दूरगामी असर पर एक नजर डालते हैं। और ये देखिए, आंदोलन की सबसे बड़ी जीत, जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि 1911 में अंग्रेजों को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन इस जीत के साथ एक और चीज हुई। अंग्रेज भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने उसी साल अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। ये एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम था।
ताकि वो भारतीय राष्ट्रवाद के इस गढ़ से अपनी दूरी बना सकें। तो जब हम इस आंदोलन की विरासत को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली नजर आती है। एक तरफ टाटा स्टील जैसे स्वदेशी उद्योगों का जन्म हुआ और पहली बार महिलाएं और छात्र इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की दिशा को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हो गए और 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्टी नरम दल और गरम दल में बंट गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये आंदोलन आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत ये है कि स्वदेशी आंदोलन असल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली प्रयोगशाला थी। बहिष्कार, आत्मनिर्भरता, जन आंदोलन, जिन रणनीतियों का यहाँ पहली बार इस्तेमाल हुआ, वही आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के सबसे बड़े हथियार बने। स्वदेशी आंदोलन की जो तकनीकें थी ना, वो सीधे तौर पर गांधी जी के आंदोलन का आधार बनी। निष्क्रिय प्रतिरोध का आइडिया ही सत्याग्रह में बदला। जनता को एक साथ लाने की कला को और निखारा गया। और हाँ, आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा वो इसी आंदोलन की देन है, जिसे गांधी जी ने राष्ट्र का प्रतीक बना दिया। तो चलिए आज इस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मूल मंत्र था आत्मशक्ति यानी आत्मनिर्भरता। आज की इस बदलती दुनिया में हम सबके लिए आत्मनिर्भरता के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस आंदोलन की विरासत को आज भी जिंदा रखता है।